हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आपको पता ही होगा जैसे कि एसिड जो होता है वो खट्टा होता है टेस्ट में, और जो बेस होता है वो कड़वा होता है। तो अगर किसी को भी एसिडिटी होगी तो आप लोग क्या चूज करोगे, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। तो हम लोग क्या चूज करेंगे, बेकिंग सोडा, क्योंकि एसिडिटी है, मतलब स्टमक में एसिड बन रहा है, तो एसिड को हम लोग न्यूलीफाई करेंगे। तो न्यूलीफाई हम लोग करेंगे उसको, तो क्या करेंगे हम लोग, एसिड पे हम लोग बेस खाएंगे। तो जब एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट, तो वो पूरा इफेक्ट हो जाता है न्यूलीफाई। तो अभी हम लोग इसके बारे में अभी आगे वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों को पता करना है कि वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है, तो उसके लिए इंडिकेटर होता है। तो रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस होता है। तो अगर ब्लू लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसिड होगा, और अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सब्सटेंस बेस होता है। अभी हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा। तो अभी और भी इंडिकेटर होते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन, जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस। तो ये तो था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एसिड और बेसिस के और भी रिएक्शंस देखेंगे। ठीक, तो एक्टिविटी 2.1 देखते हैं। उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे सब्सटेंस लेने हैं, जैसे HCl, H2SO4 और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोगों को साइंस लेबोरेटरी में चेक करना है ब्लू लिटमस पेपर से, रेड लिटमस पेपर से, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज से। ठीक है, तो ये हमको पता करने की एसिड है या ये बेस है। ओके, तो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्मेल और ऑर्डर जो चेंज हो जाता है जब वो लोग एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अभी हम लोग एक्टिविटी 2.2 देखते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ना फाइनली चॉप्ड ऑनियंस लेना है और उसको ना एक कपड़े में से, क्लीन क्लॉथ में से रैप करके फ्रिज में रख देना है एक रात के लिए। ओके, तो अभी उसमें से स्ट्रिप्स को निकाल के एक क्लीन सरफेस के ऊपर रखना है और उसमें एक साइड पे आपको डाइल्यूट HCl डालना है और एक साइड पे डाइल्यूट NaOH डालना है। अब क्लॉथ को क्लीन करके अब हम लोग डालेंगे एक साइड पे वैनिला एसेंस और एक साइड पे डालेंगे क्लोव। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि जो ऑनियन होता है उसमें थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो अगर हम लोग उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब NaOH डालेंगे उसका जो है ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो एक्टिविटी 2.3 पढ़ेंगे, और पहले वाले शॉर्ट में हम लोगों ने एक्टिविटी 2.2 कंप्लीट कर दी थी। तो ये वाली एक्टिविटी के लिए हम लोगों को 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसमें कुछ ऐसे टुकड़े जिंक ग्रेन्युल्स के ऐड करना है। फिर वो टेस्ट ट्यूब को एक ऐसे लिड से कवर करना है और उधर से एक पाइप निकालना है, और वहां से ना वो जो अपने सॉल्यूशन है उसमें से गैस निकलेगी, और वो गैस को हम लोगों को एक टब में सॉफ्ट सॉल्यूशन लेना है। फिर जब वो पाइप को आप वो सॉल्यूशन में डालोगे ना, वहां से बबल्स निकलेंगे, और बबल्स निकलने के बाद ना वैसे आपको एक कैंडल को लाइट करना है। वो कैंडल को उसके पास जब आप लेकर आओगे तो वहां से एक पॉप साउंड आएगा। तो ये एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है कि हम लोगों ने जो एसिड लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें हम लोगों ने जब मेटल डाला, जिंक मेटल, तो उसने उसके साथ रिएक्ट किया और उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट भी बनाएगा, लेकिन उसको डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। तो एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्टिविटी 2.4 के लिए हम लोगों को जिंक ग्रेन्युल्स लेने और उसको 2 ml सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में उसको डालना है और उसको वार्म करना है थोड़ी देर के लिए। तो इसका कंक्लूजन ये है, बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। अब एक्टिविटी 2.5, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे एलिमेंट्स लेने और उनमें रिएक्शन करवाना है। तो हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक को हम लोग लेबल करेंगे A और एक को B। तो ये वाली एक्टिविटी के लिए हम लोगों को मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लगेंगे। कार्बोनेट मतलब उसका फॉर्मूला होता है CO3, ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3। तो इस एक्टिविटी की जो रिएक्शन है वो नीचे लिखे। तो हम एक्टिविटी 2.5 के रिएक्शन देख रहे थे, तो अभी उसको ही कंटिन्यू करते थे। तो हम लोग कार्बोनेट को समझ रहे थे। तो कार्बोनेट होता है कार्बन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मतलब CO3, और हाइड्रोजन कार्बन होता है HCO3। तो हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट लिया मतलब Na2CO3, और हम लोगों ने उसमें एसिड ऐड करा है मतलब HCl। तो वो हमको, तो इस रिएक्शन में हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिला NaCl मतलब सॉल्ट, H2O मतलब वाटर, और CO2 मतलब गैस मिली। अभी हम लोग सेकंड देखते हैं। तो ये कार्बोनेट का था, अभी हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन देखेंगे। तो टेस्ट ट्यूब B में हमारे पास NaHCO3 प्लस HCl, तो उसमें भी हम लोगों को क्या मिल रहा है, NaCl, H2O और प्लस CO2। ओके, तो ये वाले रिएक्शन में जो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकली है ना, हम लोग उसको CaOH होल 2H के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो उसका प्रोडक्ट बनेगा CaCO3 प्लस H2O। तो ये वाली एक्टिविटी से हमको ये समझ आया कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको CO2 गैस, वाटर और सॉल्ट पढ़ेंगे। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ओके, तो पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने एसिड और बेस को कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया। हम लोग एसिड और बेस को दोनों को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो एक्टिविटी 2.6 का कंक्लूजन ये है कि जब एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने बेस NaOH लिया और एसिड HCl लिया, तो दोनों को जब मिक्स किया तो हम लोगों को सॉल्ट NaCl मिला। ओके, तो एसिड और बेस के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक्टिविटी 2.7 के लिए हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें हम लोगों ने एसिड डाला, मतलब कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें हम लोगों ने HCl को ऐसे डाइल्यूट HCl को मिक्स किया। ठीक है, तो हम लोगों को प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें क्या होगा ना कि वो जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, जो कॉपर ऑक्साइड है वो पूरी तरह से एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। वो सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन इसलिए होगा क्योंकि कॉपर ऑक्साइड और HCl मिलेंगे तो वो सॉल्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड, तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू ग्रीन। जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करती है तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। तो इस रिएक्शन के
पहले जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था उसमें कैसा था कि जब बेस और एसिड रिएक्ट करते तो हम लोगों को सॉल्ट और वाटर मिलते प्रोडक्ट, मतलब ये दोनों में सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, तो हम लोग मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। तो अगर मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग बेसिक ऑक्साइड्स बोल सकते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। जब भी हम लोग एसिड्स को मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो हम लोगों को एक चीज कॉमन में दिखी, वो थी हाइड्रोजन गैस। तो अभी हम लोग एक्टिविटी 2.8 में ये इन्वेस्टिगेट करेंगे वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो एक्टिविटी 2.8 के लिए हम लोगों को सॉल्यूशंस लेना है ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का, और हम लोगों को एक बीकर लेना है। तो बीकर में 100 ml का कॉर्क रखना है और उसके ऊपर हम लोगों को 2 नेल फिक्स करना है और 6 वोल्ट की बैटरी बल्ब को कनेक्ट करना है। ओके, इस 2.8 का कंस्ट्रक्शन देखा था। अब हम लोग उसमें क्या करते हैं ना, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक एक बार से हम लोग बीकर में डाल के देखते हैं और हम लोगों को ये नोटिस करना है कि बल्ब जो है वो ग्लो करता है या नहीं। तो ये एक्टिविटी में हम लोग ये देखेंगे कि अल्कोहल या ग्लूकोज जब भी हम लोग डाल रहे थे ना तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, लेकिन जब भी हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो बल्ब ने ग्लो करा। इसका ये मतलब है क्योंकि एसिड्स के पास आयन है, H+ आयन है, ठीक है, HCl हो, NaOH हो, कोई सा भी एसिड हो, सबके पास H+ आयन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन्स। ये आयन्स जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं वो ग्लूकोज, अल्कोहल या दूसरे सब्सटेंस में नहीं होते हैं, इसीलिए उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते। तो एक्टिविटी 2.9 के लिए हम लोगों को 1 ग्राम NaCl लेना है और उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है और फिर उसमें HCl डालना है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर है पहले तो हम लोग ड्राई लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वेट लेंगे, तो कौन से में हम लोगों को जो है कलर चेंज और गैस इवॉल्व होती है। तो जब हम लोग देखेंगे कि जब वो वाटर के साथ रहेगा, मतलब वेट रहेगा ना, तो जब उसमें HCl के जो आयन्स रहेंगे तो H आयन्स और Cl आयन्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जो सेपरेशन हो रहा है ना H और Cl का, वो सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही होगा, ड्राई सॉल्यूशन में नहीं होगा। हाइड्रोजन एटम है ना वो सिंगल नहीं रह सकता, इसीलिए वो क्या करेगा, H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो जब वो सिंगल हाइड्रोजन एटम H2O के साथ कंबाइन होगा तो वो H3O बनाएगा। अभी हम लोगों ने एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हम लोगों को H+ आयन या H3O आयन्स मिला। अब हम लोग उसको बेस के साथ करवाएंगे रिएक्ट। हम लोगों ने अभी 2-3 बेस लिए हैं, KOH, MgOH और NaOH। तो जब हम लोग उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो OH आयन मिल रहा है हम लोगों को। बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था तो जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें H+ आयन्स निकलते हैं और जब बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें OH- आयन्स निकलते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों सेम है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो बेस है वो OH- आयन्स को प्रोड्यूस करता है और एसिड H+ आयन्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, हम लोगों ने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था जिसका मतलब है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि एसिड प्लस बेस का जो भी हम लोग लेते हैं उसको हम लोग X सपोज कर लेते हैं, और जो वाटर है वो कैसे बनता है, क्योंकि एसिड H+ आयन्स प्रोड्यूस करता है और OH- आयन प्रोड्यूस करता है, तो H प्लस OH गिव्स H2O। और सॉल्ट तो बनेगा क्योंकि एसिड भी कुछ रहेगा और बेस भी कुछ रहेगा, तो हमको सॉल्ट भी मिलेगा और एक वाटर भी मिलेगा, क्योंकि वाटर इसलिए मिल रहा है H और OH दोनों मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को एक डिस्क्लेमर बता देती हूँ। तो डिस्क्लेमर ये है कि वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ना पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था कि वो H+ और OH- आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग एक्टिविटी 2.10 देखते हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी में हम लोगों को 10 ml वाटर लेना है और उसके अंदर हम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है, ठीक है, और हम लोग उसको स्टेयर करेंगे थोड़ी देर तक, और जब हम लोग उसका नीचे का 20 मतलब 20 वाला जब हम लोग बीकर का टच करेंगे ना तो हम लोगों को उसमें से गर्म लगेगा। तो जब भी हम लोग वाटर में एसिड और बेस को मिक्स करेंगे ना तो वो गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन, और वाला सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा मतलब उसमें से हीट निकलेगी, और जब सॉल्यूशन में से हीट निकलती है तो उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब वो सिस्टम से हीट निकलती है, वो सॉल्यूशन से हीट निकलेगी। लेकिन एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हम लोगों को वो सिस्टम को या फिर सॉल्यूशन को हीट देना पड़ता है, ठीक है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो एंडोथर्मिक, और हीट रिलीज करता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस पढ़ी थी, अब हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, जब भी हम लोग एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करेंगे ना तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत एक्सोथर्मिक होती है, मतलब उससे बहुत हीट रिलीज होती है। तो अभी हम लोग ना देखते हैं कुछ ऐसे जो प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने चाहिए। तो जब भी हम लोग ना वाटर में एसिड डालेंगे, एसिड कभी हम लोगों ने बीकर में एसिड ले लिया और अगर उसके अंदर हम लोग वाटर डालेंगे ना तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाटर लेंगे और उसके अंदर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग एसिड डालेंगे और उसको स्टेयर करेंगे। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड।
कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है प्योर एसिड, लेकिन डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं ना तो उसके जो H प्लस आयंस जो एसिड प्रोड्यूस करता है वो कम होने लगता है, उसका वॉल्यूम कम होने लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ओके, ऐसे ही बेस के साथ भी होता है। तो जब हम लोग वाटर में एसिड या बेस को मिक्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और वो एसिड और बेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन में डिफरेंस देखा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस को भी समझा। अभी हम लोग देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस। हम लोगों ने एसिड और बेसिस पढ़ ली, उसके इंडिकेटर्स भी पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट मतलब पीएच स्केल, जो हमको ये बता पाएगा कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अब हम लोग पीएच स्केल को देखते हैं तो पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो स्केल में मेजर्स होते हैं 0 से लेके 14 तक, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर कोई सा भी सब्सटेंस 7 है मतलब वो वाटर है, और 0 से अगर 7 तक होता है तो वो एसिडिक होता है, और अगर 7 से 14 तक होता है तो वो बेसिक होता है। और अगर कोई भी सब्सटेंस 0 होता है तो वो बहुत ज्यादा एसिड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और अगर कोई भी सब्सटेंस 5 या 6 या 7 के बीच में आता है तो वो वीक एसिड होता है। वैसे ही कोई भी सब्सटेंस 14 पे आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, लेकिन अगर कोई भी सब्सटेंस 7 to 8 या 9 के आता है तो वो वीक बेसिक होता है। एसिड की रेंज होती है 0 से 6.9 और बेसिक की होती है 7.1 से 14 तक। 0.11 देखते हैं। टेबल 2.2 में जितने भी सब्सटेंस दिए हम लोगों को उनकी पीएच वैल्यू निकालनी है। अगर ज्यादा हुआ तो बेसिक और अगर कम हुआ तो एसिडिक। फिर वो टेबल के नीचे ना एक आपको एक स्केल दिखेगा 0 से 14 तक, जिसमें रेड से लेकर ब्लू तक के कलर्स है। तो वो स्केल में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज मेंशन करी गई है, जैसे लेमन जूस की पीएच वैल्यू 1.2 वैसे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की वैल्यू दी है 14, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। हम लोग दो एसिड लेते हो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखते हैं और हम लोग उसमें से देखते हैं कि H प्लस आयंस किसमें से ज्यादा निकल रहे हैं। अगर एक सब्सटेंस में से H प्लस आयन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर बहुत कम हुआ तो वो वीक एसिड है। तो अगर ज्यादा H प्लस आयंस तो उसकी वैल्यू रहेगी 0 से 1 to 3 के बीच में, और अगर बहुत कम आया तो उसकी वैल्यू रहेगी 6 से 7 के बीच में। तो इसे सेम बेस के साथ भी अगर हम लोग दो सब्सटेंस लेते ओके और सेम कॉन्सेंट्रेशन का लेते हैं, और अगर एक सब्सटेंस में बहुत ज्यादा OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर दूसरे सब्सटेंस ने कम किए तो वो वीक बेस है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी की जो पीएच वैल्यू जो होती है उसकी रेंज होती है 7 से लेके 7.8 तक। ठीक है, जब अगर वाटर में अगर उसकी रेंज 5.6 से कम होती है या 5 से भी कम होती है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। ओके, और अगर ये ही वाटर जब रिवर्स के साथ मिक्स होता है तो एक्वेटिक लाइफ को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एसिड बॉडी को हार्म करता है। ओके, अब हम लोग पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 2.12 देखते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को 2 ग्राम सॉइल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हम लोगों को 5 ml वाटर डालना है। फिर वो वाटर को हम लोगों को शेक करना है पूरी अच्छी तरह से, फिर फिल्टर करके कलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोगों को इंडिकेटर लेना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो भी आपको लेना वो ले सकते हो। उसके बाद उसको डिप करके हम लोगों को चेक करना है कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है ना वो 3 से लेकर 10 तक या 11 तक वेरी करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, तो सारी सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है वो डिफर करती है। ठीक है, पीएच वैल्यू नहीं स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती है नहीं स्ट्रॉन्ग बेसिक होती है। ओके, ये चीना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो जो स्टमक होता है ना उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, मतलब स्टमक जब हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं ना उसके बाद डाइजेशन के लिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो जब इनडाइजेशन होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो इनडाइजेशन होता है। तो अभी एसिड प्लस बेस मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना उसके समय हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो पिंक कलर का एक सॉल्यूशन आता है उसको हम कंज्यूम करते हैं, ताकि जो एसिड बहुत सारा होगा ना वो बेस के साथ मिलकर एसिड ना पूरा न्यूट्रल हो जाएगा और फिर हमें पेन भी नहीं होगा। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों के दांत सड़ जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि वो खाना खाने के बाद या फिर दांतों को साफ नहीं करते हैं, या फिर वो बहुत मीठा खाते तो, या फिर बहुत सारा खाना जो है ना उनके दांतों में फंस जाता है। तो उसका क्या मतलब है कि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज होने लग जाती है, मतलब एसिडिक की तरफ हो जाती है, 5.5 से कम होने लगती है। तो उसके लिए हम लोगों को खाने के बाद हमेशा मुंह धोना चाहिए और ब्रश भी हमको 2 बार करना चाहिए। वो वाले टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसके अंदर 20 हो। तो इस हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। ओके, तो पहले वाले शॉर्ट में हम लोगों ने टूथ डिके के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी हमारे दांत में एसिड होता है, मतलब अगर हम लोग खाना अच्छे से साफ नहीं करते या ब्रश नहीं करते हैं तो उससे एसिड एसिड पूरा दांत में जम जाता है। तो हम लोग टूथपेस्ट वो वाली यूज करते हैं जिसमें बेस्ड होता है, ताकि वो अच्छी तरह से एसिड को हटा के दांत को अच्छा कर दे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंड या हनी भी जब भी हम लोगों को काटते हैं ना तो क्या हो जाता है, रेड रेड हो जाता है, मतलब उनके अंदर एसिड रहता है और वो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में रिलीज कर देते हैं। इसके कारण हम लोगों को बहुत जलन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा या फिर हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं, ताकि वो बेस होता है माइल्ड बेस होता है तो वो एसिड को
न्यूट्रल कर देता है, तो हम लोगों को उससे रिलीफ मिलता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं टेबल 2.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सोर्स दिया और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो दिया। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट मोर अबाउट सॉल्ट्स पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एक्टिविटी 2.13 देखते हैं। तो उसमें क्या है ना कि बहुत सारे से केमिकल नेम्स दिए और उन लोग केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। ओके, और फिर उसमें से आप लोगों को एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो अब हम लोग पीएच ऑफ सॉल्ट्स देखते हैं 2.14। ओके, बहुत सारे सॉल्ट्स लेने हैं और उनको ना डिस्टिल वाटर में मिक्स करना है और फिर उनका पीएच लेवल चेक करना है। अभी मैंने आपको पीएच लेवल सिखा दिया था, तो आप चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। ओके, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा और उसकी पीएच वैल्यू आएगी 7। ओके, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हैं ना, तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट और उसकी वैल्यू रहेगी 7 से लेस। और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेते हैं तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट और उसकी वैल्यू रहेगी 7 से ज्यादा। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि HCl प्लस NaOH इज इक्वल्स टू NaCl। NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग अभी खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जो कॉमन सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसकी वैल्यू होती है 7। ना ही बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ना ही बहुत ज्यादा बेसिक होता है। ओके, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो हम लोग उसमें से NaCl को सेपरेट करते हैं। ओके, और उसमें ना कुछ सॉलिड सॉल्ट्स भी होते हैं जिनको हम लोग रॉक सॉल्ट्स बोलते हैं, वो भी रहते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। और वो कब होते हैं, जब ना जैसे ओशियन ड्राई होने लगता है ना, तो जब ऐसे सॉल्ट्स बनते हैं। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीजें बनती है। तो अब हम लोग उनको देखेंगे। ओके, अब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को समझते हैं। ओके, तो जब भी एक्वस सॉल्यूशन NaCl का होता है और उसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो NaOH, Cl2 और H2 अलग हो जाते हैं, उससे डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, और वो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, तो ये जरूर याद रखना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को बोलते हैं ब्राइन। अभी हम लोगों ने ना इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करवाई, मतलब H2O प्लस NaCl से इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पास करवाते तो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 मिलता है, और ये प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई बोलते हैं। ठीक है, क्लोर फॉर क्लोराइन और एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये जो एक्टिविटी हुई है, ये वाली इसमें जो बनाया डायग्राम में, हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने ना एक ऐसा सर्किट बनाया है। ठीक है, ऐसा एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हम लोगों ने ऐसे 2 होल्स कर दिए हैं ना, दोनों गैस निकलने के लिए, और पानी भर दिया और NaCl डाला है। अब हम लोग ना उसमें एक बैटरी भी फिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास के लिए, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड है और एक कैथोड है। तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट में क्लोराइन और हाइड्रोजन गैस दिख रही है ना, एक तो क्लोराइन है जो एनोड की तरफ से निकल रही है और एक हाइड्रोजन है जो कैथोड की तरफ से। ओके, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो कैथोड के पास बन रहा है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बार बार आता है, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक कर लेना। और अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ओके, हम लोगों ने पहले देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl जब हम लोगों ने किया तो उसमें से हम लोगों को Cl2 एक प्रोडक्ट मिल रहा है और वो Cl2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग उसकी यूज देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर में। तो हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में स्लैग लाइम के बारे में पढ़ा था, जो CaOH होल ट्वाइस। अभी हम लोग CaOH होल ट्वाइस में Cl2 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। तो CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर को वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, और उसको वॉशिंग क्लोथ्स में और भी बहुत सारे चीजों में उसको यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना। तो इस शॉर्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट शॉर्ट में हम लोग बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय। हाँ, और एक सेकेंड और रुको, ये जो टॉपिक पढ़ा रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाले और इसके पहले वाले के इनके सारे रिएक्शंस बिल्कुल अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा आते हैं, इसीलिए 30, 31 और 32 अच्छे से करना। बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। ओके, बेकिंग सोडा सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, किचन में, किस लिए, केक बनाने के लिए, या फिर हम लोग पकौड़े के मिक्स में डाल देते हैं ताकि वो फूल जाए या जल्दी कुक हो जाए। तो बेकिंग सोडा को हम लोग केमिकल नेम क्या बोलेंगे केमिस्ट्री में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को हम लोग बाय भी बोलते हैं, इसलिए सोडियम बाय कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3। NaHCO3 को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। बेकिंग सोडा भी हम लोग इसको कुकिंग में यूज करते हैं, मतलब ये हीट होता है, तो NaHCO3 जब हीट होता है तो उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ओके, हम लोग इसको कुछ यूजेस देख लेते हैं। ओके, तो NaHCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो CO2 प्लस H2O हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो CO2 गैस होती है ना, वो केक को स्पंजी बनाने के लिए और सॉफ्ट बनाने के लिए और ऐसे फुलाने के लिए ब्रेड को यूज होती है। ठीक है, तो ये एसिडिटी और फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी यूज होता है। हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। ओके, तो जो वॉशिंग सोडा है ना, वो भी NaCl का एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये तो समझ आ गया ना, Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट। उसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हम लोगों को मिलेगा Na2CO3 डॉट 10H2O। वो जो डॉट है ना, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन। ओके, वो प्रोडक्ट दोनों साथ में, तो वो क्या होता है, वॉशिंग सोडा। ओके,
तो मैं फिर से एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि ये जो सारे टॉपिक्स है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके केमिकल नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी। ओके, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। ओके, वॉशिंग सोडा ग्लास, पेपर और सोप की इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। फॉर बोरॉक्स मैन्युफैक्चर एंड वॉशिंग सोडा को हम लोग क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं और इसको वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, उसके लिए हम लोगों को एक्टिविटी 2.15 देखनी पड़ेगी। ओके, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि क्रिस्टल्स लेना है कॉपर सल्फेट के एक बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है, और उसको बॉईल करना है। फिर बॉईल करने के बाद उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स से पानी डालना है, ठीक है, ऐड करना है। तो अभी हम लोग उसका कंक्लूजन क्या देखते हैं। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के, उनके अंदर थोड़ा सा पानी होता है, ठीक है। जब हम लोग बॉईल करते हैं ना, तो वो पानी जो है वो निकल जाता है, उड़ जाता है उसमें से, तो बचता है सिर्फ सॉल्ट, तो वो व्हाइट टर्न हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग ने 2-3 ड्रॉप्स वाटर के डाले, तो वो फिर से कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू होता है वो उसमें आ जाता है। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनके अंदर वाटर होता है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में और बहुत कम अमाउंट में होता है। जैसे कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, वो भी 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, CuSO4.5H2O। जैसे हम लोगों ने वॉशिंग सोडा में पढ़ा था 10H2O, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब वो ड्राई दिखता है लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। पेरिस के बारे में इसको समझने से पहले हम लोग जिप्सम को समझेंगे। ओके, तो जिप्सम क्या होता है ना, जैसे हम लोगों ने क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट पढ़े थे ना पहले वाले शॉर्ट में, तो हम लोगों ने देखा तो उसमें कितने कम वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। वैसे जिप्सम एक सॉल्ट है जिसमें बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4.2H2O, मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं ना, तो उससे वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर आउट हो जाते हैं और बचता है CuSO4 हाफ H2O। और इसी केमिकल को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस को डॉक्टर यूज करते हैं फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, अगर हम लोग उसमें वाटर मॉलिक्यूल मिला दिए तो वो वापस से जिप्सम बन जाएगा। तो अभी आप लोग सोचेंगे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि 2 CaSO4 मॉलिक्यूल शेयर करते हैं एक H2O को, इसलिए हाफ H2O। के तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की और भी बहुत सारे यूजेस है, ठीक है, तो आप उनको समझना। और इस शॉर्ट के लिए इतना ही, ये वाला चैप्टर हमारा इधर ही खत्म होता है। बाय।